everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इस चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. पिछले कुछ पार्ट्स में मैंने आपको क्या समझाया है, तो हमने बेहतरीन तरह से यह समझा कि कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होते हैं, उसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना जरूरी है, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए. तो उन सारे स्टेप्स में जैसे मतलब एनवायरमेंटल कंसर्न्स हाईलाइट होना स्टार्ट हुए. क्लब ऑफ रोम के बारे में पढ़ा हमने, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, और उस हिसाब से क्या देखते हो आपकी अर्थ समिट वाली मीटिंग होती है. तो अर्थ समिट की मीटिंग जो थी, रियो डी जेनेरियो का जो कन्वेंशन था, वहां से जो आउटकम निकल के आए थे ना, उन्हीं आउटकम से जुड़ी हुई एक चीज जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो जो आउटकम्स निकल के आए थे उनमें एक आउटकम, जैसे हम बात करें रियो डी जेनेरियो जो है, तो रियो डी जेनेरियो के उस मीटिंग से एक आउटकम निकल के आया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का. वो जो है एस्पेक्ट वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्लोबल कॉमन्स के बारे में बताया कि ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं और ग्लोबल कॉमन्स पे कंसेंसस बिल्डअप कर पाना क्यों डिफिकल्ट है, और उसी के चलते क्या हो रहा है, उसी के चलते ग्लोबल कॉमन्स जो है तो दे आर अंडर दी थ्रेट. ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर ली है. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम पढ़ेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बड़ा मजेदार टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है तो इस टॉपिक को मतलब एक तरह से समझते ना, एक अरेंजमेंट की तरह समझना, ठीक है. इट विल बी इजी फॉर यू पीपल. मैं आपको सारा पैटर्न भी समझाते चलूंगा. देखो क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे जो खास करके कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करेंगे या फिर कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फंसते हो क्या कि ये जो इन्वायरमेंट कन्वेंशन है वो समझ नहीं आते सर कैसे हो रहे, क्या हो रहे हैं. तो देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि सबसे पहले क्लब ऑफ रोम जो हो गया, ब्रेटलैंड कमीशन, ब्रेटलैंड रिपोर्ट वगैरह जो है ना, तो ये कुछ वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, मतलब ये इंस्टांसेस हैं जिसके चलते वर्ल्ड कम्युनिटी को अलर्ट किया गया है कि जागो, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना होगा. तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी स्टार्ट हुआ था, ध्यान है, तो वो अलग अलग जगह जगह मीटिंग्स वगैरह करवाने लगा, और उसी का आउटकम आपको क्या देखने को मिलता है कि अर्थ समिट जैसी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएनसीईडी जो होता है, ठीक है, तो यूएनसीईडी जो कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका आउटकम क्या रहता है, एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो की जो मीटिंग जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है. और फिर उस अर्थ समिट के अंदर क्या होता है, उस अर्थ समिट के अंदर से आपको देखने को मिलता है कि कुछ कन्वेंशंस वगैरह निकल के आते हैं. तो उन्हीं कन्वेंशन में जैसे फिर क्या निकल के आता है जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कौन सा, जैसे ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो अब इस क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क दिया कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करना है, स्टेप्स लेना. तो जब स्टेप लिए जाते हैं तो जैसे आप क्या देख रहे हो कि पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है तो वो इस फ्रेमवर्क के अंडर में होती है. तो ऐसा एक क्या एक पैटर्न है, ठीक है. और वो पैटर्न समझ में आ गया थोड़ा सा, मैंने आपको जैसे बताया कि कैसे मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स में फ्रेमवर्क साइन होते हैं, उन फ्रेमवर्क्स के अंदर फिर स्टेप्स लिए जाते हैं, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ठीक है. इस तरह से अलग अलग चीजें होते चले जाती है, ठीक है. और यहां बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं. तो मैंने आपको एक पैटर्न थोड़ा सा समझाया है, तो मतलब आपको एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन वो कनेक्टिविटी के लिए कि हाँ कि कैसे चल रही है कहानी, वो समझाया है, ठीक है. तो आप जो रियो समिट में, जैसे रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई थी, अर्थ समिट जो हुआ था, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड वहां पे हाईलाइट किया गया, ठीक है. आउटकम सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ठीक है. तो मतलब क्या लेसन्स निकल के आए, तो वैसे ही लेसन्स में एक लेसन निकल के आया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. तो देखो क्या है, पहले टाइटल समझ लो, ज्यादा काम हो जाएगा. कॉमन मतलब क्या है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन होती है, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन होती है कि इन्वायरमेंट अगर डैमेज हो रही है तो सभी के लिए क्या होगा कि उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, संभालना इंपॉर्टेंट है, वो कॉमन है, ठीक है. इन्वायरमेंट इज कॉमन फॉर ऑल. लेकिन अब डैमेज हो रही है तो किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. जैसे क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अब किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि एक गाड़ी फंस गई है. अब गाड़ी फंस गई है तो उसमें क्या है, स्कूल के बच्चे भी बैठे हैं, ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है. तो अब वो गाड़ी फंसी है, उसको वहां से निकालना कॉमन है सभी के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि बच्चों की है कि बच्चे शांत रहे, शोरगल्ला ना मचाए, ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी पूरी ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करे. कंडक्टर पीछे धक्का लगा दे अपने हेल्पर्स के साथ में, ठीक है. तो स्थिति कॉमन थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफरेंशिएटेड थी, सबको अलग अलग तरीके से अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे लेना था.
समझे ना? तो वो टाइटल है। तो अब जैसे हम नॉर्थ और साउथ के वो जो डिवाइड की बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज रिच कंट्रीज, साउथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो अब जब इन्वायरमेंट की बात आती है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, ये सारी चीजें, तो देखो इन्वायरमेंट इज कॉमन फॉर ऑल, लेकिन इसके प्रोटेक्शन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली जाना चाहिए ना, वो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ के लोग क्या बोलेंगे, जो ग्लोबल साउथ है वो ये बोलेगा, ग्लोबल साउथ ये बोलेगा कि हमने क्या है कि डेवलपमेंट किया ही नहीं इतना ज्यादा, हमने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ही नहीं किया। और नॉर्थ के लोग जो डेवलपमेंट करके बैठ चुके हैं, ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, और उन्होंने इतना पॉल्यूशन कर चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर ज्यादा जाना चाहिए ना, किस चीज के लिए, अगर प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप लेना हो तो। समझे मेरी बात? क्यों? क्योंकि उन्होंने नुकसान ज्यादा पहुंचाया था, ऐसा। तो यहां पे अगर जैसे हम देखें तो नॉर्थ और साउथ में क्या डिबेट है व्हेन इट कम्स टू कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो नॉर्थ और साउथ में क्या डिबेट है? ये डिबेट है, देखो, द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ want to discuss the environmental issues as it stands now and want everyone to be equally responsible for ecological conservation. डेवलप्ड कंट्रीज भी चाहती है कि एनवायरमेंट का कंजर्वेशन हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े नेक विचार है इनके, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि आज जो एनवायरमेंट की स्थिति है उसको हम देखेंगे और यहां से सब बराबर तरीके से एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे, पीछे का सब कुछ भूल जाओ। नॉर्थ की कंट्रीज ये बोल रही है, ग्लोबल नॉर्थ, मतलब ग्लोबल नॉर्थ यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है। लेकिन व्हेन वी लुक इनटू द आर्गुमेंट्स गिवन बाय द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो आर्गुमेंट दे रही हैं, तो वो क्या आर्गुमेंट देती हैं कि द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ साउथ feel that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि ग्लोबल नॉर्थ, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया एक समय में, जैसे 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, उन्होंने तो खूब हार्मफुल गैसेस इमिट करी, उन्होंने तो खूब ग्राउंड वाटर पंप किया, उन्होंने खूब पेड़ काट लिए, जंगल खत्म कर दिए, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टेप्स लिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, उन्होंने इकोनॉमी को और इकोलॉजी को पूरी तरह से डिग्रेड कर दिया, ठीक है। ये ग्लोबल साउथ का आर्गुमेंट है। फिर क्या बोलते हैं वो कि इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन, अब डिग्रेडेशन उन्होंने ज्यादा किया, ये तो फैक्ट है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी तक चलो जो भी हो सब भूलो, ठीक है, रात गई बात गई, अब नए सिरे से हम सब कुछ बराबर तरीके से एनवायरमेंट को कंजर्व करेंगे। लेकिन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज क्या बोलती है कि नहीं, ऐसे कैसे रात गई बात गई, तुमने डेवलपमेंट कर लिया, तुमने एनवायरमेंट को ज्यादा डिग्रेड कर दिया है, ठीक है। तो इफ दे कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन they must also take more responsibility for undergoing the undoing the damage now। तो अब आप जो डैमेज को अंडू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब आपने डैमेज ज्यादा किया था, तो अब डैमेज को अंडू करने की जब बात आ रही है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा लेना पड़ेगी, तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा लेना पड़ेगी। दिस इज द पॉइंट। तो द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू the same restrictions which apply to the developed countries। और इसी के चलते वो बोलती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, तो डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम तो अभी डेवलप हुए नहीं है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे ऊपर वो सेम रिस्ट्रिक्शंस नहीं आना चाहिए जो रिस्ट्रिक्शंस डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिग्रेडेशन ज्यादा किया। समझ पा रहे हो पॉइंट को? ठीक है, तो विच अप्लाई टू द डेवलप्ड कंट्रीज। आई होप अब आपको डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये शब्द समझ में आया होगा। कैसे कि कंसर्न कॉमन है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे हमें काम करना है, ठीक है। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड कैसे हैं? डिफरेंशिएटेड ऐसे हैं कि अब आपको अलग अलग चश्मे से देखना पड़ेगा, आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे डिफरेंशिएटेड पार्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड पार्ट्स पे इन द सेंस कि कैसे हम काम कर सकते हैं कि हाँ, जिन्होंने मतलब पॉल्यूटर्स पे वाला कॉन्सेप्ट, कि जिसने पॉल्यूट करा है वो पे करे, ठीक है, जिसने पॉल्यूट करा वो पे करे, ये चीज है। तो दिस स्पेशल नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल लॉज को बनाने की बात की जाएगी, तो किस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेशल नीड है ना, कि उन्होंने जब पॉल्यूट ही नहीं करा तो पे क्यों करे। इनफैक्ट जब पे करने की बारी आ रही तो उन लोगों से ज्यादा पे करवाया जाए जिन्होंने पहले पॉल्यूट कर चुके हैं। समझ में आया? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो दिस आर्ग्यूमेंट वाज एक्सेप्टेड इन रियो डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट, ठीक है। तो अर्थ समिट में जो रियो डिक्लेरेशन हुआ,
वहां पे this argument was accepted in the Rio Declaration at Earth Summit in 1992 and is called the principle of common but differentiated responsibility. ठीक है, तो इसको मतलब इस मुद्दे को, जैसे मैंने आपको बताया भी था ना जब हम पढ़ रहे थे पहले पार्ट में, क्या कि अर्थ समिट जो हुआ, तो वहां पे अर्थ समिट में क्या है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों के ही अलग अलग कंसर्न्स थे, और ग्लोबल साउथ का यही कंसर्न था कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ देखा जाए। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट था ये रियो डिक्लेरेशन में प्रेजेंट किया गया ग्लोबल साउथ के द्वारा। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज एक्सेप्टेड ओवर देयर। ठीक है, वहां पे इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया। अब ये बताओ कि आपको यहां तक समझ में आया, मुस्कुरा दो एक बार। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आई तो अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कदम और आगे कहां बढ़ते हैं, तो अब हम जैसे देखते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस जो है, तो जितनी भी मीटिंग्स हुई उनमें क्लियरली विजिबल था। कैसे, तो जैसे रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, अब अच्छे समझना कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस यूएनसीईडी जो है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वो जो कॉन्फ्रेंस होती है 1992 में, तो वो कॉन्फ्रेंस थी जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, वो मीटिंग थी। उस मीटिंग में रियो डिक्लेरेशन, मतलब उस मीटिंग ने जो डिक्लेयर किया ना, तो रियो डिक्लेरेशन में क्या निकल के आया कि स्टेट्स शैल कोऑपरेट इन स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। सारे स्टेट्स को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि अर्थ की हेल्थ, इंटीग्रिटी, इकोसिस्टम वगैरह जो है उसको हम बचा सकें। ठीक है, इन व्यू ऑफ द डिफरेंट कंट्रीब्यूशन of global environment degradation, states have common but differentiated responsibilities. So this idea of common but differentiated responsibility was highlighted in Rio Declaration. ठीक है, क्योंकि क्या है कि environment degradation में contribution अलग अलग रहा था, तो स्टेट्स की रिस्पॉन्स, मतलब स्टेट्स की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अर्थ के बारे में सोचा जाए, लेकिन उसको पॉल्यूटर्स पे के कंसेप्ट देखा है कि जिसने पॉल्यूट किया वो पे करेगा, ऐसा। ठीक है, तो द डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज द रिस्पांसिबिलिटी दैट दे बियर इन द इंटरनेशनल परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ द प्रेशर्स देयर सोसाइटी प्लेस ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कमांड। तो डेवलप्ड कंट्रीज को इस चीज को रिकॉग्नाइज करवाया गया क्या कि भाई साहब, तुम्हारी जो सोसाइटी है, डेवलप्ड सोसाइटी, वो प्रेशर भी ज्यादा एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे क्रिएट कर रही है, और तुमने क्या बोल सकते हैं ना, पास्ट में जो पाप किए थे, तो उसके लिए, उन पाप को धोने के लिए तुम्हें 2 डुबकी ज्यादा लगाना पड़ेगी। तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो तुम एनवायरमेंट पोल्यूशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। जिन लोगों ने एनवायरमेंट पोल्यूशन में उतना योगदान नहीं दिया, तो वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। समझ में आया, वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो दिस इज द केस, दिस इज द केस, ये केस रहा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो द एसेंस ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज, तो इसी में जैसे अगर आप देखो, तो बताया ये क्या थी, मीटिंग थी, उस मीटिंग में डिक्लेरेशन में हाईलाइट किया गया। अब उस मीटिंग के जो आउटकम निकल के आए हैं, मीटिंग के आउटकम मतलब क्या है कि उस मीटिंग में जो फ्रेमवर्क निकल के आया कि हमें क्या काम करना है, मतलब ये मीटिंग थी, मीटिंग का एजेंडा में इस पे सब एग्री करें। अब एग्री करने के बाद में क्या है, एग्री करने के बाद में काम करेंगे। तो काम करने के लिए क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, एक फ्रेमवर्क साइन किया। फ्रेमवर्क मतलब कि हमें स्टेप्स लेना है। ठीक है, तो 1992 में उसी मीटिंग में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूएनएफसीसीसी, ये जो फ्रेमवर्क निकल के आता है, तो इस फ्रेमवर्क के अंदर में ही आप क्या देखोगे कि अलग अलग स्टेप्स लिए जाएंगे, अलग अलग क्या लिए जाएंगे, स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये एक्शन प्लान था एक तरह से, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंदर में बात वही की गई थी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो ग्लोबल जो एमिशंस है, गैसेस वगैरह को, उस पर कंट्रोल लगाया जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये एक तरह का आउटकम है रियो समिट का, ठीक है, अर्थ समिट का। तो ये जो आउटकम था, ये जो फ्रेमवर्क था, इस फ्रेमवर्क के अंदर में स्टेप्स लिए जाएंगे कि ग्लोबल एमिशन वगैरह को कम करें। तो उस फ्रेमवर्क में भी यही बात बोली गई कि दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स दैट द पार्टी शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम on the basis of equity and accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities। ठीक है, तो जितनी भी पार्टीज हैं, पार्टीज किसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, पार्टीज मतलब जो इस फ्रेमवर्क को साइन करेंगे, इस फ्रेमवर्क के साथ जुड़ेंगे जो कंट्रीज। ठीक है, तो यूएनएफसीसी में क्या होता है, ये कि फ्रेमवर्क था, सारी कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया,
तो वो क्या कहलाएंगी, पार्टीज कहलाएगी। और इसी के हिसाब से क्या होता है, बार बार मीटिंग होती है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो जैसे सीओपी 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां हुई थी, पेरिस में, तो वहां से पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था, ध्यान आ रहा है। तो सीओपी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, कॉप क्या है, कॉप 15, कॉप 20, कॉप 20, इस तरह से जो चलता है ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब क्या है, वो शब्द जो बार बार, खास करके वो बच्चे जो, जैसे आप सीयूटी वगैरह की तैयारी करोगे, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, वो शब्द जो है वो क्या है कि इस फ्रेमवर्क के अंडर में जिन जिन मेंबर्स ने साइन करा ना, वो पार्टीज कहलाएंगे, मतलब वो सारी कंट्रीज। तो ये बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट पार्टीज यानी कि कंट्रीज शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। किस बेसिस पर, बेसिस वही होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। The parties to the convention agreed that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries. ठीक है, the parties to the convention agreed that the largest share of historical and current global emission of greenhouse gases has originated in developed countries. इस फ्रेमवर्क में एक्सेप्ट किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज्यादा धुआं फैलाया है। तो इट वाज आल्सो एक्नॉलेज्ड दैट पर कैपिटा एमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल रिलेटिवली लो। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो वहां पे पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल लेवल पे आप जिस देखोगे तो जो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिस कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस हैं उसके कंट्रोल पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था इस कन्वेंशन में, ठीक है। इस कन्वेंशन में जैसे एजेंडा 21 भी एक आउटकम था, वैसे ही ये भी एक आउटकम है अर्थ समिट का। तो इस आउटकम में ज्यादा फोकस किस चीज पे किया गया था, इस आउटकम में ज्यादा फोकस किया गया था कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो क्लाइमेट चेंज के लिए वो गैसेस को कंट्रोल किया जाए। तो वो जो गैसेस रिलीज हो रही है, तो यहां पे वही एक्सेप्ट किया गया इस कन्वेंशन में कि हिस्टोरिकली और करंट ग्लोबल एमिशंस को देखते हुए डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है। डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया and other developing countries were therefore exempted from requirements of Kyoto Protocol। अब बोलोगे सर ये Kyoto Protocol और कहां से आ गया, बिल्कुल इजी है। देखो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या कि अर्थ समिट के आउटकम में से एक आउटकम था यूएनएफसीसीसी, ठीक है, और यूएनएफसीसीसी, ठीक है। तो इस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैसेस पे कंट्रोल लगाना है। उन्होंने भी इस कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। अब एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया कि क्या कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना थोपी जाए। और ये भी पॉइंट था कि डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी डेवलप हो रही, तो वो तो एमिट करेगी ही, तो एमिशन पे कंट्रोल जो है तो डेवलप्ड कंट्रीज पे ज्यादा लगाया जाए। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना और दूसरी भी जो कंट्रीज थी, ब्राजील वगैरह, ठीक है, उनको क्या है, उनको कोयोटो प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट के हिसाब से उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। कोयोटो प्रोटोकॉल क्या है, तो देखो इस फ्रेमवर्क के अंडर में जब एक्शन स्टेप्स लिए गए, ठीक है, सारी पार्टीज मिलके साइन करती है ना कि हम इतना एमिशन करेंगे, इतना एमिशन करेंगे। तो कोयोटो प्रोटोकॉल, कोयोटो एक जगह है जापान में। अब क्या होता है कि यहाँ पे सारे लोगों की मीटिंग होती है, मतलब यूएनएफसीसीसी में जो लोग मेंबर बनते हैं तो उन सबकी मीटिंग होती है, और वहां उन्हें तय करना था कि कौन कितना ग्रीन हाउसेस एमिट कर सकता है, ठीक है। एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि बेंचमार्क लगाएंगे, एक थ्रेशोल्ड लगाएंगे कि इससे ज्यादा एमिट मत करना। क्यों? क्योंकि तभी हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे ना। तो वहां पे क्या है, चाइना इंडिया को बोलते हैं तुम्हारी कच्ची गोड़ी है, ठीक है। कच्ची गोड़ी है क्यों है? क्योंकि तुमने उतना ज्यादा पास्ट में पॉल्यूट नहीं किया, तो अभी तुम पॉल्यूट कर लो। और ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन करने के लिए हाँ बोल रहे हैं कि तुम उतना डेवलपमेंट कर लो, क्योंकि तुम डेवलप पास्ट में नहीं हो पाए थे, तो तुम डेवलपमेंट के नाम पे उतना एमिशन कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो द कोयोटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट डाउन देयर ग्रीन हाउस एमिशन। और इस कट डाउन में क्या हो रहा है, इस कट डाउन में डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा सब्सिडी मिल गई एक तरह से, ऐसा समझ लो, समझे मेरी बात को। तो certain gases like carbon dioxide, methane, hydrofluoric carbons etc are considered at least partially responsible for global warming, the rise in global temperature which may have catastrophic consequences for the life on earth। तो कोयोटो प्रोटोकॉल क्या था, अगेन जैसे मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया कि क्या है, वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कट डाउन करने के लिए
क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, ठीक है। अब ये 1997 में साइन किया गया था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, वर्किंग ऑन द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलपिंग कंट्रीज को उतना ज्यादा क्या था, मतलब उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे, ठीक है। द प्रोटोकॉल वाज एग्रीड टू इन 1997 in Kyoto in Japan based on the principles set out in UNFCCC, ठीक है। प्रिंसिपल्स सेट आउट इन UNFCCC मतलब क्या है कि वही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वहां पे जो प्रिंसिपल सेट आउट किए थे, और क्या प्रिंसिपल था, वही पॉल्यूटर्स पे वाला कंसेप्ट, वही कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट। तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। समझ में आया? तो दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द स्टोरी। तो अभी देखो, अभी यहां तक हम आ गए। अब हमने क्या पढ़ा है कि बीच में दो टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपकी कंटिन्यूटी को बिगाड़ देंगे, लेकिन उसको सारा कनेक्ट करते चलना। कैसे? 2 मिनट में मैं आपको अभी तक जितना भी पढ़ा सारा रिकैप करवा देता हूं। आपने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को समझा और वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितने इंपॉर्टेंट हैं, और जब विद टाइम क्या होता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को हाईलाइट किया गया। तो वही सारा सब कुछ हमने क्लब ऑफ रोम, समिचर्स रिपोर्ट वगैरह, समिचर्स क्या बोलते हैं, नहीं समिचर्स रिपोर्ट नहीं, क्या ब्रेटलैंड रिपोर्ट वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। फिर अल्टीमेटली क्या है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस ने हलचल मचाई, तो यूएनईपी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूएनसीईडी जो कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होती है, अर्थ समिट में से अलग अलग फिर कन्वेंशंस निकल के आते हैं, और अलग अलग कन्वेंशंस जो निकल के आते हैं, तो उन कन्वेंशंस में आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रिंसिपल्स निकल के आए, ठीक है। तो जैसे ग्लोबल कॉमन्स जो है, तो उसके प्रोटेक्शन की बात सामने आई, ठीक है। ग्लोबल कॉमन्स के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो फिर क्या है, ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज हमारे सामने निकल के आई। क्लियर हुआ? तो ये अभी तक की कहानी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे अगर आगे देखें तो हमने अभी क्या देखा, अभी हमने ग्लोबल कॉमन्स वाला कंसेप्ट देखा कि कुछ ऐसे कॉमन एरियाज होते हैं जो ग्लोबली कोई ऑन नहीं करता है, लेकिन कुछ क्या होता है आपको कि कुछ ऐसा रहता है कि कुछ ऐसी रिसोर्सेज रहेंगे विच बिलोंग्स टू ऑल, जिसको कोई एक नहीं संभाल रहा, सब संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल कॉमन्स थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट था, उसमें कंसेंसस नहीं थे। यहां आपको मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे क्या बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो वो सारा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उसके पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अल्टीमेट वेबिनार फॉर K-12 लर्नर्स, ठीक है, आप चाहे 6th में हो चाहे क्लास 12th में, आप सभी लोगों के लिए एक वेबिनार है, ठीक है। इट इज ऑन 3rd of December 4 PM, जहां पर आप अटेंड कर सकते हैं इस वेबिनार को टू आस्क एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, करियर से जुड़ा हुआ, एग्जाम से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि अनसेट एग्जाम जो हुआ, काफी बच्चों ने एग्जाम दिया था ये वाला, ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, काफी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिली है। उसके अलावा आपको अगर किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब हो तो यू पीपल कैन ज्वाइन दिस सेशन ऑन यूट्यूब, ठीक है। 3 दिसंबर 4 बजे होगा। आई टीच क्लास 9th and 10th ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर 9th और 10th को पढ़ाता हूं मैं। तो इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, यू कैन यूज द कोड DIGRJ दिगराज एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड अटेंड माय कोर्सेज लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस। क्लियर है? तो ये जो कोर्सेज हैं, तो CBSE क्लास 6 to 12 तक के स्पेशल प्राइस ऑफर के चलते अभी, ठीक है, नवंबर 22 से फ्लैश सेल है, कभी भी बंद हो सकती है। तो इस सेल के अंदर में यू कैन सेव अप टू 45%, आप 45% तक बचा सकते हैं, 45% तक बचा सकते हैं। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज दिस कोड DIGRJ दिगराज व्हेन यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, एंड हियर इज द अमाउंट व्हिच यू कैन सी, ठीक है, जो आप सेव कर सकते हैं if you are taking subscription in this time period. So if you are planning, this is the best time to take subscription. Don't forget to use code दिगराज। क्लियर है? अभी के लिए यहाँ पे इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।